हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। कोई कहता है कि सर मेंस पढ़ा दो, कोई कहता है कि कोई प्री पढ़ा दो, कोई कहता है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी कर लो। मुझे इन सब के बीच में ये समझ नहीं आता कि जो बेसिक रूप से 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी, हम उनको तैयार क्यों नहीं कर लेते ताकि हमारा प्री भी कंप्लीट हो जाए और मेंस भी कंप्लीट हो जाए। पता नहीं ऐसे सुविचार लोगों को आते क्यों नहीं है, क्यों लोग पैसे की कमाई या कोर्स बेचने के चक्कर में केवल प्री और मेंस में ही बच्चों को उलझाए रखे हुए हैं। कोर्स बेचना एक अलग बात है और बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे का तभी क्लियर हो सकता है जब उसके 4 बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होते हैं। और इसी को मजबूत करने के लिए एक बेसिक सी किताब ल्यूसेंट है, जिसको आज अब हम एक सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं। इसी का एक छोटा सा चैप्टर राष्ट्रकूट वंश आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम टॉपिक के बेस पर आते हैं। हमने क्रमबद्ध तरीके से, जैसे इतिहास में होता है, पढ़ना चाहिए। एक राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका वंशज या उसके बाद नया जो वंश आता है वो, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में ये जो इतिहास है ये 2 भागों में टूट जाता है। उत्तर भारत में अलग एक कहानी या एक अलग स्टोरी चलती है, यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर तक के हिस्से में, जिसे हमने क्रमबद्ध रूप से पढ़ा क्योंकि हम खुद इस हिस्से के रहने वाले हैं। तो यहाँ के राजाओं के, यहाँ के क्षेत्रों के, यहाँ की बातों का सब कुछ हमारे वर्णन हमारे दिमाग में मिलता है, इसलिए इसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ लिया जाता है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वो उत्तर की हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। इनका सीधा तौर पर लेना देना नहीं है भारत के, उत्तर भारत के राजाओं से। इस कारण से यहाँ 4 वंशों को अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है और उन्हीं को हमने पढ़ा। एक बार चालुक्य वंश को पढ़ा, एक बार चोल को पढ़ा, एक बार पल्लव को पढ़ा। आज हम एक नए राजवंश राष्ट्रकूट को पढ़ने वाले हैं। ये राष्ट्रकूट वंश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, जिसने भारत के इतिहास में बहुत अजीबोगरीब कारनामे किए। आज हम सुनते हैं एलोरा और अजंता की गुफाएं, कैलाश मंदिर, वो सब इसी वंश की देन है। किन किन राजाओं ने इस वंश में योगदान दिया, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, दक्षिण भारत की जो हिस्ट्री है उसमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि एक राजा आया, उसका बेटा कौन है, उसकी बेटी कौन है। इस तरीके से दक्षिण के इतिहास को मत पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ 50 राजा है और 50 राजा अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार की चीजें हम याद नहीं रख पाएंगे। सीधे हमें याद रखना है कि कैलाश मंदिर किसने बनाया। तो हमें याद रखना है कि कैलाश और कृष्ण ये 2 एक दूसरे से जुड़ते हैं, क और क, तो इसलिए कैलाश और कृष्ण को जोड़ करके हम एक वर्ड में, एक लाइन में एक फैक्ट याद रख लें कि कैलाशनाथ मंदिर या कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। बस बात खत्म हो जाती है। केवल इतनी ही स्टडी दक्षिण भारत में हमें करनी है। कौन सा युद्ध किसने लड़ा, कौन किसने उपाधि धारण की, इतने में हमारा दक्षिण भारत पढ़ लिया जाएगा। इससे ज्यादा हमें यहाँ नहीं रायता फैलाना है। आप मैप पर देख पा रहे होंगे, यहाँ एक राष्ट्रकूट वंश है जो इधर ताप्ती नदी, बीच में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच है। मतलब ताप्ती और कृष्णा नदी के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से में फैला हुआ एक वंश जिसे राष्ट्रकूट वंश कहा गया। ये पहले तो चालुक्यों के अधीन रहते थे, लेकिन जब चालुक्य राजा कमजोर हुए तो इन्होंने उनको हरा करके खुद का साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार राष्ट्रकूट जो है एक नए राजवंश के रूप में सामने आए। राष्ट्रकूट वंश जो है उसका संस्थापक दंती वर्मन है। याद रखिएगा, दंती दुर्ग बोले और दंती वर्मन बोले, यहां कंफ्यूज नहीं होना। दंती वर्मन उस वंश का पहला राजा है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं करता। यहाँ 2 शब्द एक जैसे हैं, दंती वर्मन और फिर मैं कहूंगा दंती दुर्ग।
तो दंती वर्मन जो है वो इस वंश का पहला राजा है जो कि 650 में आया है, जबकि इसे स्वतंत्रता दिलाने का काम करता है दंती दुर्ग नाम का राजा जो कि 752 में आता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये 600 ईसा के आसपास की बात है और ये 700 ईसा की बात है। तो उस वंश का पहला राजा दंती वर्मन होता है और संस्थापक या स्वतंत्र रूप से उसे जन्म देने या उसे एक साम्राज्य का रूप देने का काम करता है दंती दुर्ग। इसकी शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन रहा करते थे। चालुक्य राजा के अंतर्गत ये एक छोटे से जमींदार या एक सामंत के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं। बाद में ये जब चालुक्य राजा कमजोर होते हैं तो उन्हीं को हरा करके मान्यखेद या मान्यकीर नाम की, जो कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के शोलापुर में है, उसे अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देंगे। इस वंश में हमें 5 राजाओं के नाम याद रखने हैं। पहला दंती दुर्ग, दूसरा धारावर्ष या ध्रुव, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। बस इतने में ये कहानी समाप्त हो जाएगी। आए तो इस वंश में 40 राजा हैं, लेकिन हमें केवल 5 पढ़ने हैं। 5 के बारे में थोड़ी सी डीप में जाकर जानकारी लेनी है। पहले तो याद रख लें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। ये कैसे याद रहेगा? देखो, हमको बहुत कोई कूट दे अच्छे से और हम में ताकत ना हो तो हम उसे काट लेते हैं, दांत से काट लेते हैं। तो अगर हमें कोई कूट दे, क्या कर दे? कूट दे, तो हमें उसे दांत से काट लेना चाहिए। तो दांत से काटा मतलब दंती दुर्ग हो गया, दंती से, दांत से, और कूट दिया मतलब राष्ट्रकूट हो गया। तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। एक वर्ड में ये याद हो जाए। अब एक एक राजा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें दंती वर्मन और दंती दुर्ग के बीच का डिफरेंस पता करना है। कल के वीडियो में हमने गलती से नर केसरी को पर केसरी लिख दिया था, टाइपिंग मिस्टेक था, उसे सुधार लेना। वो नर केसरी है। छोटी छोटी बातें समझ जाया करो, लूसेंट में साफ वर्डों में लिखा हुआ है। तो दंती वर्मन जो है वो इस वंश का पहला राजा होता है, वंश का पहला राजा होता है। लेकिन ये एक सामंत के रूप में रहता है, सामंत के रूप में चालुक्यों के अधीन रहता है। उसे स्वतंत्रता दिलाने या इस वंश को स्वतंत्र करने या स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का काम जो है वो दंती दुर्ग करता है, जो कि 752 की बात है। और ये राजा 750 में रहता है, सॉरी 650 से लेकर 670 तक रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दंती दुर्ग इस वंश का पहला राजा होता है। राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता दंती दुर्ग प्रथम था। उसकी उपलब्धियों के विषय में उसके समय के 2 लेख मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि फलाना अभिलेख किस जमाने का है। दशावतार अभिलेख याद रखिएगा, दशावतार अभिलेख का संबंध किससे है? तो दशावतार अभिलेख जो है वो दंती दुर्ग से है। तो आप ऐसे किसी को काट लेंगे तो 5 दांत ऊपर के और 5 नीचे के, मतलब 10 दांत बन जाएंगे। तो दंती दुर्ग से संबंधित है दशावतार अभिलेख। फिर समनगढ़ का लेख, ये समनगढ़ का लेख भी जो है वो दंती दुर्ग से ही संबंधित है। ये पॉइंट याद रख लेना। पृथ्वी वल्लभ और खातो की उपलब्धियां या की उपाधियां इस वंश के राजा द्वारा ग्रहण की जाती है, दंती दुर्ग द्वारा। कौन सी उपाधि? पृथ्वी वल्लभ, मतलब पूरी पृथ्वी को जीत लिया मैंने दांत से। तो आप कैसे याद रखेंगे? जैसे वो नरसिंह अवतार जब भगवान ने लिया था तो 2 ऐसे सुअर वाले वो सींग पर उन्होंने पृथ्वी को उठाया था, तो दांतों पर पृथ्वी उठा ली। तो दंती दुर्ग ने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण कर ली। और खातों की उपाधि, तो दांत से ही तो खाते हैं, दांत से ही खाते हैं ना, तो खातों की उपाधि दांत ने ग्रहण की, दंती दुर्ग ने ग्रहण की। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, दंती दुर्ग की कहानी खत्म। आगे एक नया राजा आएगा, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम एक महान निर्माता होता है और क से कृष्ण होता है। और इसी कृष्ण से आप कैलाश बना लीजिए, तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, कैलाश मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? और 4 ऑप्शन, चोल, चालुक्य, पांड्य और चेर, या ऐसे कुछ में राष्ट्रकूट एक ऑप्शन डाल देंगे। तो आपको याद रखना है राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा है, सॉरी एक राजा है कृष्ण, जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। बिना काम की बात में एक भी नहीं डाला हूं स्लाइड में, इसलिए ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। छोटी सी हम बस इसके भी इस पूरे वंश के बारे में 20 बातें पढ़ेंगे, 20 में पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ध्रुव या धारावर्ष, धारावर्ष इसकी उपाधि है।
ध्रुव राजा है जो राष्ट्रकूट वंश का है, तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश का एक राजा जिसका नाम क्या है, ध्रुव। ध्रुव जो है वो धारावर्ष की उपाधि धारण करेगा। अब क्या करता है, इसकी दो तीन बातें याद रख लो। ध्रुव ने निरूपम कवि वल्लभ और श्री वल्लभ ये दो उपाधियां धारण की है, निरूपम कवि वल्लभ और श्री वल्लभ, और इसका उपनाम है धारावर्ष। तो ये तीन उपाधि हो गई एक तरीके से। देखो ध्रुव, ध्रुव से ध से तो धारावर्ष हो जाएगा। फिर एक है श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, तो इस व से जो है वो वल्लभ बना दो, तो वल्लभ से श्री वल्लभ हो जाएगा, और इसी व से कवि वल्लभ भी हो जाएगा। तो कवि वल्लभ, श्री वल्लभ और धारावर्ष इसकी उपाधियां हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हमें ये याद रखना है कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कन्नौज नाम की जगह के लिए होता है। कन्नौज एक बहुत अच्छा स्थान है जिस पर साम्राज्य अपना फैलाने के लिए तीन अलग अलग वंश बार बार त्रिपक्षीय संघर्ष करेंगे, जिसमें एक रहेंगे प्रतिहार राजा, ये भी याद रख लेना, एक रहेंगे पाल राजा और एक रहेंगे राष्ट्रकूट राजा। तो राष्ट्रकूट में अपनी तरफ से जाएगा वहां ध्रुव नाम का राजा, प्रतिहारों में वहां जाएगा प्रतिहार नरेश वत्स राज, याद रखना वत्स राज, और तीसरा पाल की तरफ से वहां जाएगा धर्मपाल। क्या नाम है, धर्मपाल। तो पहले इसे राष्ट्रकूट जीत लेंगे, और जब बाद में द्वितीय त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ये चलता रहता है 20-25 साल तक, तो जब दूसरी बार होता है तो उसे दूसरे वाले पाल वंश के राजा जीतते हैं। ऐसे हमें दिमाग में एक स्टोरी को जब जमाना है कि भैया त्रिपक्षीय संघर्ष नाम की एक चीज है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। त्रिपक्षीय है मतलब तीन पक्ष होंगे, एक पक्ष है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट की तरफ से वहां भाग लेगा ध्रुव नाम का राजा, एक है प्रतिहार और एक है पाल, ये तीन लोग उसमें हिस्सा लेंगे। तो यहाँ है ध्रुव से धर्मपाल नाम याद हो जाएगा, ध्रुव और धर्मपाल एक ही है, और यहाँ वह इसका बचा हुआ वत्स राज, तो वत्स राज का व और ध्रुव का ध्र दोनों से मिलकर बना ध्रुव। तो ध्रुव एक तरफ ध्रुव है और एक तरफ धर्मपाल और एक वत्स राज है। पहली बार इसे कौन जीतेगा, ध्रुव जीतेगा। राष्ट्रकूट वंश का ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, उसमें ध्रुव भाग लेता है। अब ध्रुव की भी कहानी खत्म होती है, भैया आगे बढ़ो, बहुत उलझाने की बात मैं इसे इन राजाओं में कर नहीं रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण राजा आता है अमोघ वर्ष। क्या नाम है, अमोघ वर्ष। जैसे धारावर्ष है, ध्रुव है, ध्रुव को धारावर्ष कहते हैं, वैसे ही एक अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष जो है उसने अपनी राजधानी मान्यखेत हैदराबाद के समीप मालखेत को बना दिया। जो पहले मालखेत कहलाता था, घिस घिस कर अपभ्रंश होकर माल्यखेत हुआ, तो मान्यखेत या मालखेत इसको इसने अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश की नामक नया एक नगर बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाई। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत नाम का एक नगर बसाया और उस नगर को ही अपनी राजधानी बना लिया। कविराज मार्ग की उपाधि धारण कर ली है इस भाई ने, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। किस राष्ट्रकूट वंश के राजा ने कविराज मार्ग की उपाधि धारण की? तो कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा का एक काव्य ग्रंथ है जो इसने लिखा है, अमोघ वर्ष ने लिखा है, इसलिए लोग इसका नाम या इस राजा को कविराज की उपाधि भी देते हैं, कविराज मार्ग की उपाधि भी देते हैं। पॉइंट याद रख लेना। जिनसेन नाम का एक व्यक्ति है जो इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जिसमें एक है जिनसेन। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा है, याद रखना। आदि पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन है। देखो आदि का मतलब होता है शुरुआत, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, सुना है ना आपने ये नाम। तो आदि मतलब शुरुआत। तो मनुष्य की शुरुआत कैसे होती है? मनुष्य में पाए जाने वाले जीन से होती है। हमारे अंदर होते हैं ना, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन से आदि पुराण लिखा है। तो आदि मतलब शुरुआत होती है जीन से, तो जिनसेन ने लिखा आदि पुराण। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है और ये जैन धर्म को संरक्षण देता है। आदि पुराण और त्रिष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, ये भी इसी के दरबार में होते हैं। भैया ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने जैसी, बहुत महत्वपूर्ण
बात है। अमोघ वृत्ति के लेखक सात्यायन, ये भी इसी के दरबार में होते हैं। तो ये वाला जो व्यक्ति है अमोघ वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण राजा है हमारे लिए। आप सब लोग इसे कोडिंग के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से कैसे भी याद कर लें। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए साफ किया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, और 2-3 बार इसको रीड कर लें। यहां से एक फैक्ट एग्जाम में आने के चांस ज्यादा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको एक राजा और मिलेगा, ये अंतिम राजा हम पढ़ रहे हैं इस वंश का, कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण 2 बार आ गए हैं, कृष्ण प्रथम और कृष्ण तृतीय। द्वितीय के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हमने। ये अकाल वर्ष की उपाधि धारण करेगा। देखो कृष्ण ही जो है वही इस दुनिया के संचालन करता देवता है, तो इसीलिए अकाल जो है वो उन्हीं के पेट से शुरू होता है। तो अकाल वर्ष की उपाधि कृष्ण ने ग्रहण की। कांची और तंजौर को जीतने के बाद कांचीयम तंजेयम कोड, ये एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कांची और तंजौर को जीतने वाला की उपाधि ये धारण कर लेगा। 949 में चोल तथा राष्ट्रकूट सेनाओं के बीच तक्कोलम का एक युद्ध होगा। जब मैंने आपको चोल पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था कि तक्कोलम का एक युद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। तो ये जो तक्कोलम का युद्ध है उसमें कौन भाग लेगा? कृष्ण तृतीय जो है वो भाग लेते हैं और चोल राज्य को जीत जाता है। कौन? कृष्ण तृतीय। मतलब राष्ट्रकूट चोलों को हरा करके उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। कृष्ण रामेश्वरम तक अपना राज्य जो है वो फैला देते हैं। देखो वैसे तो इनका राज्य जो है वो यहाँ कर्नाटक या महाराष्ट्र के आसपास होता है, लेकिन ये तक्कोलम का युद्ध जो है ना जब जीतते हैं तो यहाँ रामेश्वरम है जहां लास्ट बाउंड्री पड़ती है भारत की, यहां तक के सारे साम्राज्य को राष्ट्रकूटों में मिला लेते हैं या राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य वहां तक फैल जाता है और वहां पर वो एक विजय स्तंभ भी स्थापित करता है। कन्नड़ भाषा में एक कवि है जिसका नाम है पोन्न। क्या नाम है? पोन्न। पोन्न क्या लिख रहा है? आधा पोन ऐसे पढ़ते हैं ना, देखो पाव आधा पोन पढ़ते हैं ना, तो वो पोन्न नाम का कवि जो है वो पोन्न शांति पुराण लिखेगा। क्या हो गया? क्या लिख रहा है? देखो एक तो सवा और सवा होता है और एक पोन होता है, मतलब 75 हो गया है ना। तो ये पोन जब मिलता है हमको तो शांति रखनी चाहिए, शांति पुराण। और पुष्पदंत का लेखक है, पुष्पदंत नाम का लेखक है जो ज्वाला मालिनी कल्प नाम की किताब लिखता है। दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसलिए लिखी हुई है, इनको इग्नोर मत करना। कन्नड़ भाषा का जो पोन्न नाम का लेखक है वो क्या लिख रहा है याद रख लेना, वो शांति पुराण लिखता है। और ये प्रश्न उत्तर भारत में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दक्षिण भारत में, याद रखना। तो दक्षिण भारत की शांति पुराण कौन लिखेगा? कन्नड़ भाषा का कवि पोन्न, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अब हम एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं उनकी बात करें और एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो 2 फैक्ट अलग अलग हैं। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है मैंने बता दिया कि कृष्ण प्रथम राजा ने बनाया था। अब एलोरा और एलिफेंटा में जो गुफाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन गुहा मंदिरों को भी राष्ट्रकूटों के समय बनाया गया, अलग अलग राजा रहे, राष्ट्रकूट ही याद रख लेना, केवल याद रखना। एलोरा और एलिफेंटा में बहुत सारी गुफाएं हैं, उन गुफाओं को राष्ट्रकूटों ने बनाया। जब हमने किसी को धमाधम कूटा तो गुफा में जाकर के एलोरा एलिफेंटा की गुफा में जाकर घुस गया। एलोरा में जो है वो 34 गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं जिनमें चित्र बने हुए हैं। शैलकृत माने चित्र बने हुए हैं। इसमें 1 से 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक की जो गुफाएं है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और 13 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। देखो हमको याद रखना है कि पहले कौन आता है, दूसरे तो ABCD तो हमने बचपन में याद कर ली, उसमें सबसे पहले ABCD आता है तो यहां से B फॉर बौद्ध ले लो, तो B के बाद G, ABCD के बाद EFGH आता है तो यहां से H ले लो, फिर IJKL तो जैसे जैन ले लो, तो पहले बौद्ध आएगा फिर हिंदू आएगा और फिर जैन आएगा। तो 1 से लेकर 12 बजे तब तक की गुफाएं सारी बौद्धों की, 13 से लेकर 29 तक की सारी गुफाएं हिंदुओं की और 30 से लेकर के 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। जब मैंने सब इंस्पेक्टर एग्जाम पहली बार दिया था तो ये प्रश्न आया था वहां कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाओं की क्रम संख्या फलानी कौन सी धर्म को समर्पित है, और 4 ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन थे, हिंदू, जैन, बौद्ध और सभी।
तो सभी आंसर करना था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसलिए मुझे तब से याद है, आज तक 12 साल 11 साल हो गए तब से अभी तक, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन याद है। बाद में मैंने अगली एग्जाम निकाली भी, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक दिमाग में फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा नाम की जो गुफा है उसका नंबर है 10। याद रखना, विश्वकर्मा गुफा कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की। विश्वकर्मा याद रख लेना, पूरा विश्व में सब चीजों का निर्माण 0 और 1 से हुआ है, तो 0 और 1 विश्वकर्मा गुफा हो गई। गुफा नंबर 15 जो है वो विष्णु के नरसिंह अवतार को दर्शाती है। इन गुफाओं को पहली बार खोजा या पहली बार दर्शाया किसने था? तो एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी एक यात्री है जिसका नाम है थेविनेट। क्या नाम है? थेविनेट। यह याद रख लेना, थेविनेट ने पहली बार इन गुफाओं का वर्णन किया या कहा कि ऐसी गुफाएं हैं भैया जिनपे बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी की गई है। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, इससे ज्यादा डीप में जाना नहीं। राष्ट्रकूट वंश के 5 राजा हमने पढ़ लिए। दंती दुर्ग में शुरुआत की, दंती वर्मन दंती दुर्ग का डिफरेंस समझा। कृष्ण 1 और कृष्ण 3 पढ़ लिया, फिर अमोघ वर्ष और ध्रुव पढ़ लिया। इसके बाद इसकी कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितना हमारे काम का था सब हमने कवर कर लिया। आप सब लोगों को उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। खूब सारा पढ़ा दूं और वीडियो लंबा कर दूं ऐसी मेरी कोई चाह नहीं है। मैं केवल और केवल आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर खड़ा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि वीडियो में बहुत सारी व्यूज आए या बहुत सारा मैं टाइम टेकिंग लूं या टाइम आपका बहुत ज्यादा खराब हो। भैया अगर ऐसा होता तो एक टीचर को मैंने देखा, वो पिछले 3 महीने से जब से प्री हुआ है 23 जून से, तब से आज तक हमेशा रोज हर 2-4 दिन में एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता है। हर 5-6 दिन में स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाकर डालता है और खूब व्यू आते हैं। तो स्ट्रेटेजी तो भैया हर एक स्टूडेंट की खुद की होनी चाहिए। क्या लोगों की स्ट्रेटेजी सुनने में पड़े हुए हो भैया, छोड़ो इनको। आप खुद की स्ट्रेटेजी, क्योंकि हर स्टूडेंट की परिस्थिति, हर स्टूडेंट की सोचने समझने की शक्ति, हर स्टूडेंट का स्टेटस, हर स्टूडेंट की स्थिति सब अलग है। किसी और का टाइम टेबल आप नहीं फॉलो कर सकते और कर भी नहीं पाओगे, और अगर ऐसे अपनी पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे। तो आप सब लोग खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो। एक छोटा सा कोटेशन है, ये जीवन क्या है? जीवन क्या है? इसका एक लाइन में आंसर कौन सा? एक युद्ध स्वयं का स्वयं के विरुद्ध। हमें बस खुद को केवल और केवल खुद को, हमें केवल और केवल खुद को सुधारना है, खुद को सही दिशा में चलाना है। अपने आप सब चीजें सुधर जाएंगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, पूरी दुनिया सही हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा जीवन सही हो जाएगा। सब कुछ सुधारने की कोशिश मत करो, सब कुछ सुनने, सब कुछ जानने की कोशिश मत करो। आप अपने आप पर झांक करके, अपने अंदर झांक करके देखो, अपने आप को सुधारो, अपनी कमियां पहचानो और अपने टाइम टेबल को, अपनी जो परिस्थितियां हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो चीजें हैं, उनके हिसाब से बनाओ। खूब सारा ज्ञान लोगों से प्राप्त करके हम केवल कंफ्यूजन के खाई में चले जाते हैं। तो कंफ्यूजन होना बंद करो भाई। अब बहुत सारी बातें मैं भी नहीं करूं। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर लिया करो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताया करो। रिक्वेस्ट है ये कि भाई पता तो चले कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ भी आया कि नहीं। विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।